हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि यार 2024 में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, 2024 के एग्जाम्स को देने के लिए अगर आप सोच रहे हैं और प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या क्या आप कर सकते हैं इस साल जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए 100% श्योर। तो उसके लिए सुरेश सर क्या कहना चाहेंगे, कैसे करते हैं स्टडी, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि बच्चे है ना 100% अपना दे पाए, एफर्ट दे पाए और उसके साथ अपनी जॉब ले पाए। जी सर, जरूर। तो सर स्टूडेंट काफी दिन से डिमांड भी कर रहे थे कि सर इस बार के एग्जाम तो अब लगभग खत्म हो चुके हैं और इस बार जो अब नॉर्मली दिसंबर तक बहुत ही कम स्टेट के अंदर एग्जाम बचे हुए हैं, क्योंकि सर अब बहुत सारे स्टेट के अंदर एग्जाम निकलने वाले हैं। प्लस जो है आपका एसएसजे का एग्जाम वो हर साल निकलता है, वो तो है ही है। प्लस एक और सर सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है जिसका इंतजार सभी को है, आरआरबी, वो भी कभी भी निकाल सकता है। मतलब अनप्रिडिक्टेड है कि कब होगा, लेकिन देखो होना जरूर है। 1 साल 2 साल कभी ना कभी तो होगा यार, ऐसा तो नहीं कि एग्जाम ही नहीं होगा, होगा जरूर। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर 2024 की प्लानिंग कैसे रखनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आप सभी लोगों की डिमांड पर जो है आज ये सेशन हम लेकर आए हैं और इसमें हम पूरी बात करेंगे कि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ में आप पढ़ाई को कैसे मैनेज कर सकते हो, अपनी स्टडी के साथ में जो है कॉलेज के साथ में पढ़ाई को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, अगर आप पास आउट हो तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, वो सब कुछ हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। क्या सर हम प्लानर की भी बात भी करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस रखें, या फिर ऐसा होता है सर कि हमेशा कभी भी कोई भी चीज की तैयारी करें, जैसे मैं भी हूं, आपने भी तैयारी की है, तो ऐसा होता है कि हम सारे सब्जेक्ट को बराबर वेटेज या बराबर तरीके से नहीं समझ पाते। कुछ सब्जेक्ट हमारे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ हमारे बहुत खराब होते हैं। ऐसा लगता है कि यार भगवान क्वेश्चन ही नहीं दे इस पेपर, इस सब्जेक्ट का। तो सर मोस्टली मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और सबसे एक और मेन चीज है कि आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि जो एग्जाम है, अगर आपको कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सर सबसे पहले अगर हम बात करें किसी एग्जाम को निकालना है तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि उसको एग्जाम कौन सा देना है। बिल्कुल, क्योंकि सर इंडिया के अंदर हर महीने 2 से 3 एग्जाम निकलते रहते हैं और हमारा जो स्टूडेंट है वो भटकता रहता है कि आज पीजीसीएल का एग्जाम आया, उसमें हिंदी पढ़नी है, वहां हिंदी पढ़ेगा। तो 15-20 दिन जो भी मिले हैं उसमें उस समय उसी की तैयारी चलेगी और सर फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा। वो टाइम भी देते हैं 1 या 1.5 महीने का। अब उस 1-1.5 महीने में मुझे भी पता है कि आप प्रिपरेशन, आपको भी अंदर से पता है कि यार 1-1.5 महीने में इंग्लिश आपको पता है स्ट्रॉन्ग करना पॉसिबल नहीं है। जो सर जिंदगी जो बचपन से इंग्लिश जो समझ में नहीं आई वो 1 महीने में कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो होता क्या कि स्टूडेंट भटकता रहता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन कौन से एग्जाम फ्यूचर में देने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर, सबसे मोस्ट जो डिमांडिंग एग्जाम है, जहां पर अगर रेपुटेशन की बात करें, चाहे सैलरी की बात करें, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सर वो एसएससी जेईई इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट एग्जाम होता है स्टूडेंट के लिए। चाहे डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आपने बीटेक कर रखा हो, सभी के लिए एसएससी जेईई जो है वो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पर रहता है। बिल्कुल। तो एक तो उस एग्जाम के बारे में आप बना लो। सबसे पहले आप एग्जाम डिसाइड करोगे आपको एग्जाम कौन सा देना है। दूसरी चीज ये कि आप यहां पर जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो मुझे भी पता है सर स्टूडेंट मैक्सिमम चाहता है कि घर के आसपास नौकरी मिल जाए। सभी चाहते हैं सर कि मैं अपने घर के नियर बाय रहूं, पास में रहूं, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब का रुतबा तो तभी मिलेगा जब मैं अपने घर के पास बता पाऊंगा। अब यहां से छोड़ के केरल में नौकरी की तो क्या फर्क पड़ता है कि सरकारी नौकरी है या किस पोस्ट पे है। तो ये बहुत जरूरी है। आप पहले अपनी है ना कंफर्टेबिलिटी भी चेक करते रहो, यानी कि आपका जैसे मन होता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर के पास नहीं चाहिए, जिसको घर के दूर चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनको घर के पास ही चाहिए। ठीक है, तो आप पहले वो चेक करो। आपको ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को किस एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ जीनी है, क्योंकि देखो पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में गए और आपकी पोस्ट ऐसी जगह दे दी गई, या आप मान के चलिए जैसे मैं वेजिटेरियन हूं, ठीक है, अब मुझसे कहा गया कि यार काम करो नॉर्थ ईस्ट में आप किसी पोस्ट, मेरे को कोई नौकरी मिली मान के चलो नॉर्थ ईस्ट में, तो मैं जाऊंगा ही नहीं, चाह के भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वहां पे नॉन वेज होता है, मैं नहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। तो पहले आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ आपको कैसे काटनी है पूरी जिंदगी, और उसके लिए आपके लिए कौन कौन सी जगह ज्यादा बढ़िया है, कौन कौन सी स्टेट बढ़िया है, जहां पे आप वो जॉब आराम से कर सकते हो और खुशी खुशी जिंदगी निकाल सकते हो। सर आपकी एक बात से याद आई कि जिंदगी काटनी कैसे। तो मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट को, या जब मैं भी पढ़ाई करता था, मेरे साथ वाले जो थे वो एक डायलॉग फिक्स गांव में भी मारते हैं कि बेटा क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। तो बेटा ये क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, ये तो सभी को पता कि कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन सर इसके बीच में है ना
ये बहुत बड़ी 60 साल की जिंदगी जीनी भी तो है ना। बिल्कुल सर। तो वो जिंदगी जीनी है आपको, तो उसके लिए बेटा, उसके लिए तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। नहीं तो पता लगा कि लेकर आए थे, लेकर जाने के चक्कर में जो बीच में जिंदगी है ना, वो ताने खा खा कर जो है आप काट रहे होंगे। तो वो काम नहीं करना, जिंदगी काटना नहीं है। काटना अलग होता है, जिंदगी जीना अलग होता है ना। तो सबसे पहले अगर आपको जिंदगी जीनी है तो आपको अपना कैरियर जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपना कैरियर कहां पर देख रहे हो। आप जो है सेंट्रल जॉब में जाना चाहते हो या फिर आप अपने स्टेट जो की जॉब में आप रहना चाहते हो। तो पहले आप अपना डिसाइड करोगे, आप अपना कैरियर या पीएसयूज के अंदर जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं सर, वहां पर आप देखना चाह रहे हो। क्योंकि सर मैं जानता हूं कि हर एक आदमी चाहता है कि टाइम टू टाइम उसकी ग्रोथ हो। और सर वो ग्रोथ जो है वो सेंट्रल की जॉब होती है उसमें नॉर्मली ज्यादा होता है, ज्यादा होती है, स्टेट की ज्यादा होती है, पक्ष बहुत सारे होते हैं, यानी फायदे बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे हिसाब से भी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा बेस्ट होती है हमेशा ही, क्योंकि हमारे पास पूरे इंडिया हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, मतलब है ना, केंद्र से हमारा काम चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो फोकस करें ही, और इसके अलावा आपको जिस स्टेट में अपनी लाइफ लेनी है, जीनी है, ठीक है, उस पर भी साथ में फोकस करें, ताकि ये रहेगा कि हमको कहाँ रहना है और कहाँ क्या करना है। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर। अब सबसे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एग्जाम अगर निकालना है तो क्या स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करनी चाहिए? यार देखो, सबसे पहले तो यार मैंने बताया जैसे कि आपको कि आप लोग जो भी है ना, आपने जो भी एग्जाम डिसाइड किए अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो, उन जितने भी एग्जाम है उनका सिलेबस, उनकी डिमांड, किस कंपनी, कौन सी कंपनी किस चीजों में काम करती है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं पेपर्स में, ठीक है, कि टेक्निकल में ये कहां कहां काम करते हैं, उसका सिलेबस क्या है और उससे कनेक्टेड क्या क्या चीजें हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इतना समझ गए, यानी कि आप इतना समझ जाओगे कंपनी की प्रोफाइल देख के कि ये किस तरह का पैटर्न पेपर का रखना चाहेगी, ठीक है, इसके साथ में सेकेंड स्टेज, जब आप इतना समझ लिए कि भैया इतने सारे पेपर हैं, इतनी कंपनियों में ही मुझे जाना है, इतनी कंपनियों पर ही मैं काम करूंगा, इस कंपनी का एक फिक्स ओवरऑल पैटर्न बनाइए, ओवरऑल सिलेबस बनाइए कि हर कंपनी के हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। तो आपको मिलेगा कि 80% सिलेबस जो होगा वो कॉमन होगा, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको उन कॉमन सिलेबस को पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। उसके लिए सर अशोका बैच अपने लिए है ये, क्योंकि अशोका बैच में आपको क्या होता है, सब कुछ सिखाया जाता है। वहां पे आपने जो बोला है ना, वो सबसे बड़ी बात बोली है कि बेटा आप जो एग्जाम दे रहे हो ना, पहले उसकी डिमांड को आप समझो। पहली स्टेप में आपको ये पता होना चाहिए उसकी डिमांड क्या है। सर अगर अपन एमपी पीजीसीएल का एग्जाम होता है जो मध्य प्रदेश के अंदर होता है, तो वहां पर सर पावर सिस्टम 50 से 60 मार्क्स पूछता है आउट ऑफ 100। सर वो हमेशा ही उसी पे फोकस करते हैं। और अगर महा ट्रांसको की वैकेंसी या महा जेनको की वैकेंसी है, तो महा ट्रांसको के अंदर ट्रांसमिशन वाला पोर्शन पावर सिस्टम में सर वो 40 to 50 क्वेश्चन वहां से पूछता है, मतलब 50 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आएगा। तो बेटा सबसे पहले मेन चीज एक सर ने जैसा बोला कि एग्जाम की डिमांड। सर अगर अपन बात करें, अपन इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक अगर बात करें, तो यहाँ पर एसएससी जेईई को अगर कोई फोकस कर रहा है तो सबसे पहले उसकी डिमांड क्या है कि बेटा आपको जो है मशीन पढ़ना है, पावर सिस्टम पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। सबसे ज्यादा सर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल वैसे भी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, उसकी डिमांड नहीं पूछनी, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बेस बनाता है। अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो कोई ये कहे कि एबीसीडी सीखना पहले पड़ेगा, तो ये कोई वैसे भी मतलब नहीं है, क्योंकि रियलिटी ये है कि एबीसीडी के लिए पहले वो क्या कहते हैं, इंग्लिश के लिए पहले एबीसीडी आनी ही चाहिए। यस सर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डिमांड ऑफ एग्जाम समझना है कि एग्जाम की डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है, उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे एसएसजी में रीजनिंग चाहिए, सर जीके चाहिए। अब स्टूडेंट क्या करता है, पूरे साल भर तो सोया रहता है और बोलता है लास्ट के 1 महीने 2 महीने में बोलता है सर जीके को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सर जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो जीके पढ़ना है, तो बेटा पूरे साल भर भी अगर आप पढ़ो ना जीके तो वो कम है। तो अभी अपन बात करेंगे कि एसएससी जेईई स्पेसिफिक बात करेंगे कि आपको कैसे कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे फोकस करना है ना, जीके जीएस पे कैसे फोकस करना है, रीजनिंग पे कैसे फोकस करना है, तो उसकी भी बात करेंगे। और सेकंड स्टेज में क्या है, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को निकालना है तो सर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी कि कॉन्सेप्ट आप बनाइए और उसके बाद में उसकी जो क्विजेज हैं वो आप कीजिए, और साथ में पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, क्योंकि सर इस बार भी अगर हम 2023 में बात करें एसएससी जेईई के अंदर, तो पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बहुत सारे पूछे भी गए थे। हाँ, हालांकि 4 क्वेश्चन को मिलाकर उन्होंने 1 बना दिया स्टेटमेंट वाइज में, तो बच्चे समझ रहे कि वो टफ है, जबकि वो 4 क्वेश्चन पहले आए हुए थे, सिंगल आए थे, उनको स्टेटमेंट में उन्होंने दे दिया बस। तो पीवाईक्यू आपको लगाना बहुत जरूरी है, उससे आपको पता लगेगा कि डिमांड क्या है, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये पीवाईक्यू सर बहुत ज्यादा मैटर भी करते हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि आप कोई भी एग्जाम देते हो तो प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप उन क्वेश्चंस के बारे में सोच पाते हो कि नहीं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके आगे है ना
तब समझ में आएगा। पहले हमने प्रीवियस ईयर जब पेपर लगाए तो हमें समझ में आया कि हाँ इतना समझ में आ रहा है कि ये आंसर ऐसे आता है। तो इस लेवल का कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो मैं लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं। तो बहुत बार कॉन्फिडेंस का भी काम करता है, कॉन्फिडेंट कर देता है बच्चे को। वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। जब हमने पीवाईक्यू लगाते तो हमें लगता है कि इस एग्जाम के क्वेश्चन हमसे बन रहे, मतलब मेरा वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस का ही खेल है बेटा। सर अगर अपन स्पेसिफिक एसएससी जेईई की अगर हम बात करें 2024, तो सर जो हमने शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग लगभग मुझे पता है कि 300 दिन जो है वो एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, 300 डेज। क्योंकि आपने यहाँ 5-10 दिन ऊपर नीचे कर लो, पर यही बहुत सारे बोल रहे हैं सर एक साल बचा होगा, 65 डेज क्यों काट लिए बेटा? 65 डेज आपके एंजॉय के लिए मान लो, दीपावली दशहरा सर एंजॉय भी करना होता है थोड़ा बहुत। तो ये मान के चलो आपकी जिंदगी में 300 दिन बचे हुए हैं। एसएससी जेईई एग्जाम को टारगेट कर रहे हो अगर आप, या एक साल बाद किसी भी अगर आप अपने स्टेट के एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो, क्योंकि सर जो थर्ड ईयर का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होगा उसका जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा फाइनल ईयर, तब तक जो है वो एग्जाम दे नहीं सकता है। बिल्कुल। तो यानी कि अगर आप जो है, अगर आप मान के चलो कि एक साल बचा हुआ है, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो आपके लिए भी ये सेम स्ट्रेटजी आपके लिए फॉलो होती है और आपको इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली जो एफर्ट लगाना है वो कम से कम 7 डेज, ध्यान रखना, कम से कम जो है दिन में 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अब बोलोगे सर 7 आवर्स कैसे निकालेंगे? सर हमारी जो है क्लासेस भी चलती है, कॉलेज भी जाना होता है, बहुत सारे जॉब वाले स्टूडेंट होंगे कि सर हमें जॉब पर भी जाना पड़ता है। बेटा देखो, आप जॉब कर रहे हो और आपको पता है कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर आप जॉब करते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब से अनसेटिस्फाइड हो। अगर आप अनसेटिस्फाइड हो तो आपको देखो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। अब आप जॉब छोड़ नहीं सकते, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऐसा नहीं कि कॉलेज जाना छोड़ देगा, वो भी आपको करना है। लेकिन हाँ, अब आप कैसे 7 आवर्स आप दे सकते हो? तो मैक्सिमम देखो ट्राई कीजिए, जो आप, अगर आपका मॉर्निंग में कंफर्टेबल हो तो आप मॉर्निंग में कंफर्टेबल है, अगर जल्दी उठने में तो आप 5 बजे उठिए, 5 से लेकर 8 बजे तक 3 आवर्स आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। इजीली 3 घंटे आप यहां पर निकालिए। कॉलेज के अंदर मुझे पता है कि सारी क्लासेस चलती नहीं है, कम से कम जो है एक क्लास जो है आप आराम से क्लास बंक रहती है, आप 1 आवर कैसे न कैसे करके कॉलेज के अंदर आप मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद में कॉलेज से 5 बजे अगर आप आ गए हो तो आपके पास में जो है इवनिंग में 2 से 3 घंटे कम से कम आप वहां पर निकाल लीजिए। 7 से लेकर 10 बजे तक बैठ जाओ, या फिर 8 से लेकर 11 बजे तक आप बैठ सकते हो आराम से, क्योंकि आप नॉर्मली 6 आवर की अगर आप नींद लोगे तो मोर देन इनफ है कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो 7 आवर निकालना जो है, 6 to 7 आवर निकालना है, वो कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। अगर मान लो जो स्टूडेंट पास आउट हो चुका है वो तो 7 आवर से ज्यादा भी निकाल सकता है, क्योंकि 24 आवर होते हैं दिन में, और 7 आवर ही आपके पढ़ने के लिए बोल रहे हैं ना। अगर आप क्या करते हो, अगर 7 आवर डेली अगर आप एफर्ट लगाते हो, लेकिन ध्यान रखना आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस जो एफर्ट है ना, वो एफर्ट आपको टाइम टू टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली एग्जाम जो है वो आजकल अक्टूबर में हो रहा है, तो मार्च के बाद में सर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को अपना जो एफर्ट है वो बढ़ा देना चाहिए। सर मैं तो कहूंगा कि एफर्ट आप जितना भी दे सकते हो, आपको कम से कम 1 साल तक देना पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सर जो डे 1 से 7 आवर्स नहीं दे सकते, तो ऐसा नहीं है कि आपको 7 आवर्स सर ने कहा है तो बिल्कुल फिक्स आप 5 घंटे से, अगर आप कहते हो कि सर सिटिंग नहीं हो पाती, तो आदत बनाओ, धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। पहले 4 घंटे स्टार्ट करो, फिर 5 घंटे स्टार्ट करो, ठीक है, और उसके छोटे स्लॉट में बना लो ताकि आप लोगों को ये परेशानी ना हो। एफर्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं बेटा, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो तपस्या करनी पड़ेगी। बौद्ध भगवान ने भी की थी और हर किसी ने की थी, ठीक है, तो तपस्या करनी पड़ेगी 1 साल तक, बिना सोचे समझे कि सर लाइफ कहां जाएगी, क्या है, मेरा मन नहीं करता, मेरे दोस्त मजे करते हैं, ऐसी सब चीजों से दिमाग हटाना पड़ेगा और एक फिक्स तपस्या में लग जाना पड़ेगा कि 1 साल की तपस्या, और जिंदगी भर मैं क्या करूंगा, एक सरकारी नौकरी में आराम से जिंदगी निकाल। सर आपकी बात से मुझे याद है कि स्टूडेंट एंजॉय करते हैं, जैसे एक्चुअली होता है कि मैं भी बहुत बार जो है डिमोटिवेट करते रहते हैं सर। अपने ऐसे दोस्तों के साथ में अपन कभी कभार चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जिसका बैकग्राउंड काफी अच्छा है, तो जब वो मॉल में अगर शॉपिंग कर रहा हो तो अच्छे अच्छे कपड़े जब वो खरीदा है, ब्रांडेड कपड़े खरीदता है, तब अपना भी मन करता है, दिल करता है कि यार मैं भी कपड़े खरीद लूं, ठीक है। या फिर कोई किसी के पास में कोई अच्छी सी बाइक होगी, मान के चलो 2-3 लाख रुपए की बाइक पर घूम रहा होगा, तो आपका भी दिल करता होगा कि मेरे पास में भी ये होना चाहिए, बाइक होनी चाहिए, या मेरे पास में भी लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं ना, तो सर घर पहुंचने के बाद में जो उन पेरेंट्स की जो अपन शक्ल देखते हैं, उनकी जो फेस देखते हैं, जो दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बेटा जो है ना, ये सारी इच्छाएं डेफिनेटली पूरी होगी, आपके जो सपने हैं ना वो भी पूरे होंगे। लेकिन सर सपनों को पूरा करने के लिए पहले
एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। और एक बार हमने एफर्ट दे दिया तो उसके बाद दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम चाहें और नहीं मिले। पर हाँ, जिंदगी में हर चीज के लिए फिक्स एफर्ट है। सरकारी नौकरी के लिए आपको 1 साल कम से कम देना पड़ेगा और बहुत डेडिकेटेड होकर देना पड़ेगा। और इसके अलावा फिर आपकी जितनी बड़ी चाह है उतने ज्यादा एफर्ट होते हैं जिंदगी में, क्योंकि आइंस्टीन ने भी कहा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जरूरी है, कितनी एनर्जी आप है ना अपने एग्जाम को या किसी भी चीज को दोगे उतना आपको रिटर्न बैक मिलेगा। सर अगर कोई भी स्टूडेंट ये बोलता है कि सर मैं अभी से अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूं, एसएससी जेई या किसी भी स्टेट जेई को या 1 साल बाद वाले आने वाले एग्जाम को अगर मैं टारगेट करूं तो क्या मैं लेट हो गया हूं? तो क्या बोलते हैं आप इसको? सर बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इतने बड़े अक्षरों में वैसे भी लिखा है कि नहीं भाई, कोई भी दुनिया का एग्जाम है ना, कोई भी दुनिया का एग्जाम आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, 1 साल से ज्यादा की प्रिपरेशन उसकी नहीं होती। हम कितने कंफर्टेबल होंगे, कितने आराम से उसको करेंगे वो हमारे ऊपर है, पर 1 साल आपके लिए सफिशिएंट है। 300 डेज दुनिया के किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सफिशिएंट है। इसके लिए बिल्कुल नहीं सोचना, आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, अच्छा खासा कंटेंट आपको मिलता है, पढ़ते हो, बस उसको बहुत अच्छे से रिवाइज और पढ़ के रखना है ताकि आपके कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आ जाए। क्या कहते हैं सर? जी सर, अगर हम बात करें तो सर अगर हम बच्चों को पैटर्न बताते हैं कैसे कैसे जो आपको पढ़ना चाहिए, ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सर ये तो हो गई बात कि 300 दिन है, 300 दिन का पैटर्न क्या रखूं, कैसे करूं, कब क्या करना चाहिए, अगर मैं लेट हूं तो मुझे कैसे समझ में आए कि मैं इतने टाइम में मैंने ये कवर किया है, तो क्या मैं जल्दी कर लिया है, लेट किया है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम कहां पे अपना चेक पॉइंट बनाए कि यहां तक हम पहुंच गए। सर मेनली मैंने देखा है कि जब तक है ना नोटिफिकेशन नहीं आता ना, स्टूडेंट जगता नहीं है। तो बेटा आप क्या करते हो, आप इंतजार करते हो किसी न किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन आने का। सर जैसे ही एसएसजे का नोटिफिकेशन आता है फिर स्टूडेंट का मैसेज आना स्टार्ट होता है, सर मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ, सर मैं ये कर लेता हूँ। बेटा आपको पता है एसएसजे जो है वो 1 साल पहले ही आपको कैलेंडर दे देता है कि मैं इस दिन एग्जाम करवाने वाला हूँ। जैसे पिछली बार बोला था अक्टूबर में एग्जाम करवाएंगे, तो सर अक्टूबर में उन्होंने एग्जाम जो है वो करवा दिया है। तो यही चीज है कि उनका फिक्स है कि वो इस दिन एग्जाम कराएंगे। लेकिन हाँ सर, अगर हम स्टेट जेई को टारगेट करें तो सर स्टेट जेई का भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं चाहिए कभी वो कोर्ट में चली गई, 1 साल 2 साल तक वो कोर्ट में रह गई, पता चला कि आप जो है नहीं आपके बच्चे प्रिपरेशन पर आ गए, उसका रिजल्ट बाद में आ रहा है। ऐसा भी होता है सर, मैंने बहुत बार देखा है। एग्जाम में सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे को है ना क्या कहते हैं, मेरा एक है ना फ्रेंड था, तो उसका भी यही था सीन। तो उसका भी वो अच्छी बड़ी तैयारी कर रहा था। अभी वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर में रेलवे में लग गया। उसको 3 साल उसने 2019 में एक पेपर दिया था एक ने, ठीक है, और अभी 2022 में उसको ज्वाइनिंग आई है। अच्छा, तो ये कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जिंदगी में कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई और भी ऐसे एग्जाम हैं जो रेगुलर नहीं होते, तो वो बड़ी दिक्कत देते हैं ज्वाइनिंग में, बहुत आराम से आती है। तो ये है उनका तो भगवान जैसे भगवान का आशीर्वाद हो जाता है ना कि बच्चा बहुत परेशान है, तो सर मतलब मेरा क्लियर करा देते हैं। मेरा ये मानना है कि फिर उसको बच्चे को है ना फ्यूचर नहीं मानना चाहिए उस एग्जाम को, अगर जिस पर फिक्स नहीं है। बिल्कुल, जैसे मान लो कुछ स्टेट जो फिक्स है, बहुत सारे स्टेट ऐसे आपको पता ही होगा, हर साल स्टेट से आप बिलोंग करते हो, हर साल एग्जाम निकालते हैं लेकिन उनको डिले कर देते हैं, कभी इलेक्शन के चक्कर में, कभी किसी न किसी के चक्कर में जो है वो डिले होते हैं। तो देखो, लेकिन हाँ एक एग्जाम जो है सर वो एसएससी जेई है, वो फिक्स है, हर साल उसी टाइम पर जॉब देता है। तो हमने ये सोचा कि जो एसएससी जेई या फिर आप 1 साल बाद वाले जो भी एग्जाम बीच में आ गए सर, वो तो हमारे लिए एक अलग से एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है, बीच में कुछ भी आ गया। बिल्कुल, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले जो है आपको ये टारगेट बनाना है कि आप अपना जो सिलेबस है वो सबसे पहले जून तक जो है कम से कम आपको अपना फुल सिलेबस कंप्लीट कर देना है। यानी कि जून तक आप फ्री हो जाओ कि बस अब मेरे पास में क्या एग्जाम आज ही ले लो, मेरा रिवीजन भी हो गया, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। तो जून तक ध्यान रखना कैसे भी करके जो है अपना फर्स्ट सिलेबस तो कवर करना ही करना है, लेकिन उसके साथ में फर्स्ट रिवीजन भी हो जाना चाहिए, और टेस्ट सीरीज के जो सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हैं वो भी आपको दे देने, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले टारगेट बना लो कि जून तक कैसे भी करके मैं अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। ये उन स्टूडेंट के लिए जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो पहले से पढ़ चुके हैं, जिन्होंने एक बार तैयारी कर ली है, उनको रिवीजन करना है। तो बेटा आपके लिए तो ये कि हर 3 महीने में फुल ऑन रिवीजन आपका चलना चाहिए, टेस्ट सीरीज आप लगाते रहो, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपका एग्जाम आपको 40 सेकंड देता है ना, तो 40 सेकंड में अगर क्वेश्चन करना है तो प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट आपने सुना होगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको परफेक्शन आएगा। कहीं अपन क्या करते हैं, लिखते वक्त एरर कर देते हैं, कहीं पढ़ते वक्त एरर कर देते हैं, तो वो एरर प्रैक्टिस से ही जाएगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एरर कैसे खत्म करें सर। एरर हो जाती है सर, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे
कंसेप्ट बिल्कुल सही लगा रहे हैं और उसको सॉल्व गलत कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दी में या एक्साइटमेंट में, बहुत बार क्या होता है जल्दी की जगह एक्साइटमेंट में गलतियां ज्यादा होती हैं। एक और बच्चा जो मेरे को ये बन गया क्वेश्चन। यस सर एक और बच्चे जो आलस कर देता है। हाँ। मतलब कहीं न्यूमेरिकल कर रहा है सर, मल्टीप्लिकेशन आया तो आजकल फोन सभी के पास में, हाँ, फोन निकाला फटाक से कैलकुलेशन कर दी। सर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। बहुत, ये आदत आपको खत्म करनी पड़ेगी, है ना। एक नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए आपको कैलसी का यूज करना ही नहीं है ना। ऐसा आ गया कि cos 0.1 कितना होता है, अब इस तरह की वैल्यू है तो ये नहीं याद कर सकते वो, तो ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज के लिए आप कैलकुलेटर का यूज करो, पर इसके अलावा आपकी जो मेन कैलकुलेशन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, तो इसका हमें पैटर्न समझ में आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसको हम बिना कैलकुलेटर के यूज। सर एक और, जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है ना कि साइन 10 डिग्री आ गया, अब बच्चा बोलता है कैसे निकालें, तो सर बहुत सारे फैक्ट भी ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि साइन की जो 30 डिग्री से वैल्यू अगर कम हो तो साइन थीटा जो है थीटा के बराबर ही होता है। तो उस 10 डिग्री को 10 रेडियन में कन्वर्ट करके, ऐसी भी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार एग्जाम में, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है। और ऐसा मैंने देखा है बहुत बार जो स्टूडेंट को 10 डिग्री 20 डिग्री की वैल्यू पूछ लिया वो बैठ जाता है। पैटर्न समझना पड़ेगा उसके लिए पैटर्न समझना पड़ेगा आपको। वैल्यूज डिग्री को देख के आपको वैल्यूज समझनी पड़ेंगी, है ना, कि कौन सी वैल्यू की। जैसे 1045 की बात करूं तो मेरे हिसाब से 1 वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। इसका मतलब इससे नीचे वाली की सबकी 1 से कम वैल्यू होगी, तो उसको पैटर्न समझो 30 की कितनी थी तो 30 डिग्री का कितना है, तो उसके हिसाब से आपको वैल्यू समझ के अपने मन से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में आपके कैलकुलेटर का यूज नहीं अलाउड होता। तो ये बहुत सेकंड रिवीजन की बात करें तो कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए स्टूडेंट को? सर सेकंड रिवीजन अगर आपने जून तक ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं तो आपका सेकंड रिवीजन अगस्त तक हो जाना चाहिए, यानी आपकी इफिशियंसी, आपकी पढ़ने की क्षमता भी तेज हो जाएगी तब तक, क्योंकि हम बहुत समय से 5 से 6 घंटे आराम से पढ़ रहे हैं। तो अब हमें थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा और अपना रिवीजन जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और यहां से हमको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस पे फोकस बढ़ा देना है और टॉपिक्स पे कुछ वो क्या कहते हैं फोकस कम करना है। यानी समय के साथ ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम जब हम रिवीजन लेंगे तो फर्स्ट टाइम हम कंटेंट पे, मेन थ्योरी पे, सर ने क्या सिखाया है, उनके नोट्स में क्या है और मैं कुछ ऐड कर सकता हूं क्या, वो चीजें हमें सोचनी है, ठीक है। पर सेकंड रिवीजन में धीरे धीरे हम कंटेंट पढ़ना कम करेंगे और क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे कि ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, कंटेंट कम पढ़ना है। और उसके बाद सितंबर तक आपका क्या हो जाना चाहिए, थर्ड रिवीजन, और यहां से आप स्टार्ट कर देंगे अपने सारे सिलेबस का टेस्ट कंप्लीट स्टार्ट पूरा। यानी कि हम अब यहां से सोच लेंगे अगर हमारा 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम पेपर भी भर सकते हैं अपने आप को चेक करने के लिए। और साथ में रिवीजन के साथ में यहां से आप क्या कर सकते हैं, सितंबर से पूरे सिलेबस का आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसका फुल लेंथ टेस्ट आप आराम से देंगे और उसके बाद समझेंगे कि हम कहां लैग कर रहे हैं और कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं। यस सर अब बहुत सारे स्टूडेंट अपने ये हैं जो अशोका बैच में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और वो कॉलेज के साथ में भी, सर कॉलेज में क्या होता है कि हर 3 महीने में एग्जाम आते हैं, कभी सेमेस्टर एग्जाम, कभी मिड एग्जाम आ गए, तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए सेमेस्टर के साथ? सर बिल्कुल ये चीज भी है ना, एक सेमेस्टर एग्जाम है आपका, तो एग्जाम में आप एक बार बच्चों को पूरी तरीके से ये चीज गाइड कीजिए कि सेमेस्टर एग्जाम में अगर कैसे करना है तो वो बच्चे कैसे पढ़ाई करें और जॉब में कैसे करना है वो कैसे करें। यस सर, तो बेटा अगर आप जो सेमेस्टर एग्जाम अगर हम बात करें, देखो यार आप भी इंजीनियर और हम भी इंजीनियरिंग करके निकले हैं, सेमेस्टर एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं तो हमें, आप भी 1 नाइट स्टडी करते हो और हम भी 1 नाइट स्टडी करते थे। अगर आप 1 नाइट स्टडी अगर आप सीरियसली कर देते हो तो मुझे पता है 70% आप इजीली बना लोगे और हर एग्जाम की जो डिमांड होती है वो नॉर्मली 70% के लगभग ही होती है। अगर आप उतना बना रहे हो तो देन आपके पास में मोर देन इनफ है। अब आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कॉलेज टॉपर करना है, 90 बनाने या 95% बनाने, बेटा वहां पर अगर आप फोकस करोगे सेमेस्टर एग्जाम पर तो कहीं ना कहीं जो है आप इन एग्जाम्स पर जो है फोकस नहीं कर पाओगे जो आपका कैरियर बनाएंगे। सेमेस्टर एग्जाम में मान लो अगर आपने 95 बना लिया, गोल्ड मेडल मिल भी गया तो क्या करोगे, उससे जिंदगी तो नहीं निकलने वाली है ना। अगर आपको क्या करना है, फ्यूचर बनाना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू सेकंड सेमेस्टर एग्जाम। सेमेस्टर एग्जाम को हाँ आप 70% अगर आपके बन जाते हैं मोर देन इनफ है। एक और चीज आप ट्राई कीजिए कि अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में कोई भी अगर आपको असाइनमेंट मिलता है तो उसको कॉलेज के अंदर ही या कॉलेज के टाइम ड्यूरेशन में ही, चाहे लंच ब्रेक चाहे कुछ भी टाइम निकालकर, या आपको भी सभी को पता है कि यार कॉलेज में जो फैकल्टी वो 15 मिनट लेट आता है और 15 मिनट पहले चला जाता है, तो वो जो 15 मिनट या 20 मिनट आपको मिलते हैं ना आने और जाने के बीच में, उस 20 मिनट में दोस्तों से गप्पे मारने की बजाय जो है ना आप अपना जो भी आपको असाइनमेंट मिला है वहीं पर आप कंप्लीट कर दीजिए, ताकि घर पर आने के बाद में ये मैक्सिमम ट्राई करोगे घर पर कॉलेज का कोई काम नहीं करना है, कॉलेज का काम जो करना है वो कॉलेज में ही निपटाना है। प्लस साथ में कॉलेज के अंदर जो है ना आपको एक काम और करना है,
जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, और एक चीज सबसे मेन चीज जो है आपको ध्यान रखना है, नोट्स अपने खुद के होने चाहिए, क्योंकि खुद का लिखा हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है। हैंड राइटिंग आपको पता है, आपकी हैंड राइटिंग आपको ही पता है कि किस तरीके से आप लिखते हो और उसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। मैं हमेशा अपने खुद के नोट्स खुद बनाना प्रीफर करता हूं। तो आप जब भी एक तो रिविजन करो, तो आप पहले आप पढ़ रहे हो तो आप नोट्स अपने बनाओ। रिवीजन करते वक्त हर एक चीज को है ना ऐसे रट्टा नहीं मारना है, बस कॉपी खोल दी और बस रट्टा मारे जा रहे नहीं। आपको उन चीजों को लिख लिख कर पढ़ने की हैबिट लगानी, क्योंकि आपके पास में 1 ईयर है। 1 ईयर है, जितनी बार आप रिवीजन कर रहे हो उतनी बार आप लिख लिख कर पढ़ो, क्योंकि आपको पता है बचपन में ए लिखने में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन आपने उस ए को इतनी बार लिख दिया कि आजकल आप उस ए को लिखने के लिए सर सोचते नहीं है। बिल्कुल सर, वो बहुत अच्छा सा एग्जांपल है ना कि जब आप छोटे थे तो 2+2 4 करने में आपको बहुत टाइम लगता था, फिर पेरेंट्स कहते बहुत स्लो होगा क्या ये, तो नहीं कहते थे कि नहीं स्लो नहीं है, समय लगता है चीजों को सीखने में। तो 2+2 4 करने में जब आपको बचपन में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, अब आपसे कोई पूछेगा तो आप 1 सेकंड इंस्टेंट, मैं कह रहा हूं कि सेकंड भी नहीं लगेगी आपको, इंस्टेंट आंसर दे दोगे। क्यों? क्योंकि इतनी बार जिंदगी भर में प्रैक्टिस हो गई है कि अब आपको जोड़ना, उंगलियों पे नहीं जोड़ना पड़ता वो चीज। ये सर सेम अगर अपन भी पढ़ाते हैं, कोई डेरिवेशन होता है तो मुझे पता है दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हाथ अपने आप डेरिवेशन कर रहा होता है। तो आपको लगता है कि हमें डेरिवेशन करने में सोचना पड़ता, नहीं बेटा, है ना, हाथ अपने आप डेरिवेशन करता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि उसको करने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, जितनी बार रिवीजन करें, लिख लिख कर पढ़ें। ये मेरे अकॉर्डिंग जो है ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। जो कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं उनको 2-3 चीजों का और फॉलो करना है। जो आप अपने नोट्स बना रहे हो उसकी एक जेरोक्स कॉपी और निकाल लो, क्योंकि सर अगर मान लो मैं उस नोट्स को लेकर कभी कभार क्या होता है, बहुत बार ऐसी दिक्कत आती है, कॉलेज लेकर जाते हैं, पता चला कि दोस्तों ने मजाक मजाक में कॉपी गायब कर दी। अब अपने नोट्स जब चले जाते हैं ना तो पढ़ने का मन ही नहीं करता किसी दूसरे के नोट्स से। तो एक आपको जेरोक्स बनाकर रखना है, और ऐसा नहीं कि उस जेरोक्स को जो है रोज कॉलेज में लेकर जाओ और पढ़ो, नहीं सर, वो एक बड़ी सी कॉपी दिखेगी, जैसे मशीन में पढ़ाता हूँ 300 पेज की कॉपी, अब वो लेकर जाएगा स्टूडेंट तो वो देखकर ही पागल हो जाएगा, मैं 300 पेज कब पढ़ूंगा सर, बजट भी बहुत हो जाता है। यस सर। तो सबसे मेन चीज है उस 300 पेज की कॉपी के आप 4 पन्ने टारगेट बनाइए, डेली का 4 से 5 पन्ने कॉलेज लेकर जाना है उसको, और उसको वहां पर रिवीजन करना है। कॉलेज के अंदर फिक्स टारगेट है, चाहे कॉलेज की एक क्लास क्यों ना बंक करनी पड़े, डेली एक फैकल्टी की एक क्लास बंक करो। ऐसा नहीं कि पता चला कि एक ही फैकल्टी की जो है आप सारी क्लासेस हफ्ते भर से बंक कर रहे हैं और फिर आपको जो है वो अंदर ही नहीं जाने दिया, ऐसा नहीं करना है। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। फिक्स पैटर्न है उसका, जैसे कि मैं क्या करता था कि सर समझ में तो किसी को भी नहीं आता, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो, है ना, चाहे इंडिया के आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, और कोई भी टीचर महान से महान हो, आपको नहीं समझ में आएगा, पता नहीं क्यों, ठीक है। पर मैं क्या करता था, मुझे पता था कि मेरे कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, जो हर किसी में। अब हमारे एक सर की क्लास होती थी, एक फिक्स सर है जिनकी क्लास 4 होंगी पूरे वीक में, 4 क्लासेस होती थी, तो हर फैकल्टी क्लास कितनी होंगी? 4, ठीक है। इसका मतलब 75% अटेंडेंस के लिए मुझे कितनी क्लास करनी है? 3 क्लास। तो मैं वीक में ये प्लानिंग करके रखता था कि 3 क्लास ये करूंगा और 1 क्लास मिस करूंगा, क्योंकि मतलब तो है नहीं है, तो मेरा फिक्स 75% एग्जैक्ट मिलता था। तो बस वही चीज आपको फॉलो करनी है कि कोई ना कोई एक क्लास डेली आप बंक कीजिए, और उस टाइम ड्यूरेशन में जो 5-6 पन्ने सर वो लेकर गए हैं उनको रिवीजन करके जो है आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और आप बूस्ट कर सकते हो। एक और सर का सबसे अच्छा डायलॉग सर ने बताया था कि आप एक काम कीजिए, जो भी आप कॉपी में नोट्स बना रहे हो उसकी एक पीडीएफ बना लो। सर आपने एक बार बताया था, मुझे पता याद आ रहा है कि पीडीएफ बना लो, और मोबाइल पर वॉलपेपर पर सर अपन जितनी बार क्लिक करते हैं ना वो पेज जो चेंज होता है, उस पीडीएफ, वो बहुत अच्छी चीज है सर। उसको सर आप ही बताइए एक बार स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए। फॉर्मूले, एक काम करो उसके लिए बेटा, क्या करना होता है ना कि हम चैप्टर वाइज जो हमारी बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज उसको थोड़े बड़े बड़े पेजों में रखो, ताकि क्या रहेगा कि जब वॉलपेपर दिखे तो जैसे 3 फॉर्मूले ही दिखे उसमें, ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल संसार दिखे एकदम ऐसे करके आंख करके मोबाइल पे देखना पड़ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, वो वॉलपेपर जैसा ही फील आएगा। कोशिश करें कि जब हम फोटो बनाएं उन चीजों के तो उसमें फिक्स फॉर्मूले हमारे दिखें, और वो क्या है, जैसे बहुत बड़े फॉर्मूले होते हैं, जैसे सर मेरे पास एक मॉसफेट का फॉर्मूला है, बच्चा देख के घबरा जाता है। और इस बार जो एफईटी के फॉर्मूले भी आए थे वो एग्जाम्स के अंदर, मैं वही कह रहा हूं, मैं जब मॉसफेट पढ़ाता हूं या फिर एफईटी बताता हूं तो मैं उसको फॉर्मूले कहता हूं, तो मैं कहता हूं इतने बड़े फॉर्मूले हाथ में नहीं आते, ठीक है। तो इतने बड़े जब फॉर्मूले हैं जो याद नहीं होते, तो उसके लिए आप क्या करो, ऐसे फॉर्मूले जो आपको याद नहीं होते और जो रेगुलर याद रखने हैं, उन फॉर्मूलों की एक फिक्स शीट करके 4 2 3 फॉर्मूले के पैटर्न में फोटो खींचो और उसको वॉलपेपर पे रखे रहो। वॉलपेपर कैसा होता है, जैसे चेंज होता रहता है, आजकल मोबाइलों में बहुत अच्छे फंक्शन आ गए हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज करता रहता है, तो उसकी एक पूरी एक लिस्ट बनाओ और उसको क्या करो, चेंज करते रहो। तो आपका ये बहुत अच्छा रिवीजन होगा। आप जब भी एक मोबाइल खोल के देखोगे वॉलपेपर चेंज होगा और आपको एक नया फॉर्मूला आपका याद आ जाएगा।
जाएगा कि अच्छा इसका फॉर्मूला। सर मुझे इतना पता है कि कम से कम दिन में 100 बार मैं भी मोबाइल को ऑन करके देख लेता हूँ, और सभी नॉर्मली फिक्स है कि 100 बार आप देख कर दे। अगर आप 100 बार किसी, आप खुद इमेजिन करो जस्ट कि 100 बार जब आप ऑन कर रहे हो और 100 बार आपके सामने एक ही चीज आ रही है, आपको याद नहीं होगा कि यार इतने मंद बुद्धि तो अपन है नहीं, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इतना दिमाग जरूर सर चलता है। बिल्कुल। अब सर बात आती है सर जॉब वाले स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि सर आपने ऑलरेडी जॉब की हुई है, तो सर कैसे करना चाहिए स्टूडेंट? तो देखिए बेटा, जॉब के लिए ना मेरे को यहां तक पता है सबसे पहले तो कि आप लोग जब भी है ना जॉब कर रहे हैं, तो देखो एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसे, अपने खर्चे, अपनी पढ़ाई सब आप अपने दम पे कर रहे हैं। और इस समय पे यह है कि आपके पास एक एडवांटेज है कि आपके पास जॉब है, और एक डिसएडवांटेज है कि आपके पास टाइम नहीं है, तैयारी करने का टाइम नहीं है। जैसा सुरेश सर ने भी कहा था कि अगर आपको भी जॉब करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब से परेशान हैं। तो इसके लिए बेटा ये है, देखो इसके लिए कोई है ना ऐसा कोई है ना क्रांतिकारी वो नहीं है, समय निकालना पड़ेगा आप लोगों को, और बिल्कुल अच्छे से निकालना पड़ेगा। आप लोगों के पास एडवांटेज ये है कि आप लोग अपने करियर में इतने फोकस्ड होंगे कि आपको वो चीज चाहिए, कितना भी वो हो जाए, दिक्कत हो जाए। जैसे कॉलेज में क्या होता है, हम लोग थोड़े से कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, मजे में रहते हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, अभी तो नो कॉलेज चल रहा है, ठीक है। पर आप लोगों को ये पता है कि यार अगर मैं अभी 1 साल और खराब कर दिया तो मेरे लिए और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो जॉब में आपको एक चीज तो अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं आप, ये आपके पास एडवांटेज होता है। और डिसएडवांटेज ये होता है कि सर समय नहीं होता। तो समय नहीं होता, इसके लिए आपको जॉब तो करनी ही है, क्योंकि उसको तो स्किप कर नहीं सकते, क्योंकि जॉब क्या है कि पैसे देगा। इसके अलावा अब आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा टाइम। तो जॉब के टाइम के बीच में भी हमें बहुत सारा टाइम मिलता है ऐसा, जहां पे हम अपने फॉर्मूले रिवाइज कर सकें, यहां पे हम अपने क्वेश्चंस लगा सकें। क्वेश्चंस के लिए मैं बताता हूं हमेशा कि पेज फाड़ के 4 पेज ले जाओ, 6 पेज ले जाओ, 60-70 क्वेश्चन ले जाओ कि ये मैं अपने इस जब मैं काम कर रहा हूं तब मैं इसको करूंगा ही करूंगा, इस क्वेश्चनों को करूंगा। इसके अलावा हमें मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, जल्दी जगने की आदत डालनी पड़ेगी। फिर जॉब के बाद इवनिंग में 2 से 3 घंटे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमें करना है। सर एक और जरूरी ये है कि चाहे आप कॉलेज का कोई स्टूडेंट है और चाहे जॉब वाला है, सर संडे को तो ऑफ रहता है। तो सर संडे की इंपॉर्टेंस इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा है। संडे की इंपॉर्टेंस मैं हमेशा बता रहा हूं, हमेशा बोलता हूं, संडे छुट्टी उनके लिए होती है जो 6 दिन बहुत काम करते हैं, जो घर चला रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, उनको थक जाते हैं, वो लोग थक जाते हैं, तो उनको संडे की छुट्टी मिलती है। आपका कोई संडे नहीं है। संडे तब होता है जब हम दुनिया के लिए कुछ कर रहे हो, अपने घर वालों के लिए कुछ कर रहे हो। तो आपका संडे नहीं है। संडे का मतलब होता है आपके लिए एडवांटेज, ठीक है। इस दिन मेरे पास ये फायदा है कि सर लोग थक गए हैं 6 दिन, तो अब वो आज क्लास नहीं करेंगे, तो मैं कोशिश करूं कि मैं इस 6 दिन में जो मेरा संडे है उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज करूं। तो वहां पे है भी वो चीज सर कि संडे को क्या क्या करना चाहिए। सर एक बार सर अगर हम बात करें तो संडे की इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फुल प्लानर जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फुल प्लानर में आपको क्या करना है, ध्यान रखना, कम से कम दिन की आपको 2 सब्जेक्ट जो है वो लेकर चलने हैं। मॉर्निंग में आप अलग सब्जेक्ट रखिए पढ़ने के लिए, इवनिंग में आप अलग सब्जेक्ट रखिए। कम से कम आपको जो 2 टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जो 2 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको टेक्निकल रखने हैं। एक ध्यान रखना, पता चला कि आप एक मशीन पढ़ रहे हो सुबह और शाम को, पावर स्टोन पढ़ रहे हो और पता लगा कि आप सैचुरेट हो गए ना। आपको जो है अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको एक टाइम पर जो आप मॉर्निंग में मैक्सिमम ट्राई करो टफ सब्जेक्ट को रखो, और इवनिंग में जो इजी सब्जेक्ट को रखो, क्योंकि मॉर्निंग में अपना माइंड फ्रेश होता है और इजीली वो टफ चीजों को भी ग्रैब कर सकता है। उसके बाद में जो है कम से कम डेली आपको 7 आवर पढ़ना है, जैसा कि सर ने बताया था कि 7 आवर कम से कम आपको दिन में निकालना है। 7 नहीं निकाल पा रहे तो 5 to 7 की रेंज आप मान लीजिए, बट मिनिमम 5 आवर तो आपको कम से कम निकालना है। उसके बाद में जो है वीकेंड्स पर अगर हम बात करें तो सर ने जैसा बोला है कि वीकेंड उनके लिए होता है जो भैया बल्क में पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पता चला कि अभी अपन जॉब भी कर रहे हैं तो खुद का खर्चा भी नहीं चल रहा है, और आपको पता है कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद सर 2 चोटी वाले भी आने वाली है, शादी भी हो जाएगी बेटा, उनका भी गुजारा करना है, बच्चे भी होंगे, उनको भी पढ़ाना है। आजकल सर मैंने देखा है कि बच्चे की अगर फीस भी अगर पे करनी होती है तो प्राइमरी क्लास के बच्चे की स्कूल की फीस 1 लाख रुपए मिनिमम होती है। ऐसा ही है सर अभी तो वो चीज बहुत जरूरी है। छुट्टी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं 6 दिन, ठीक है। आप लोग एज ए स्टूडेंट, आप लोगों का कोई छुट्टी नहीं होती, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है यार, बूढ़ों को चाहिए होती है छुट्टी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। बूढ़े इन द सेंस अब ऐसे नहीं कि सर आप भी तो
ठीक है। तो वो नहीं, यानी कि जिनमें एनर्जी, जो थक जाते हैं कि भाई यार 6 दिन से काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, 1 दिन की छुट्टी चाहिए। आप लोगों के लिए नहीं है यार, डायनामिक हो आप, जिंदगी में जो चाहो कर सकते हो। अभी तो इनके पास में इतना जोश है कि बस चंदन सर का फेवरेट डायलॉग है कि बस कोई माचिस और लाइटर दे दे, दुनिया को आग लगा ही दूंगा मैं। तो बस आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा आपको डेली और वीकली प्लानर डिसाइड करना है, डेली के टारगेट फिक्स करने हैं कि मुझे आज ये टॉपिक खत्म करना है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। मॉर्निंग में आपको हर रोज का प्लानर डिसाइड करना है और कोशिश करें, कहना बहुत अच्छी बात कही थी कि छोटे छोटे टास्क भी कंप्लीट करते हैं तो उससे हमें है ना एक मोटिवेशन आता है कि आज मैंने इतने टास्क कंप्लीट किए। सर वो छोटे छोटे से बात यार, वो शक्तिमान अपन देखते थे ना, शक्तिमान खत्म होने के बाद लास्ट में आता था छोटी मगर मोटी बातें है ना। तो छोटी छोटी चीजें भी है ना, वो भी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस जो है वो ले आती है। तो आप लोगों को ये बहुत जरूरी है कि अपना प्लानर, आपको वीक में कितना वो खत्म करना है सिलेबस, आपको मंथ में किस मंथ में, ये तो आपको सुरेश सर ने तो 6 महीने 7 महीने 8 महीने का प्लान बता दिया था कि जून तक आपका पहला हो जाना चाहिए, पर इसको भी आपको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा कि इस टाइम तक मेरा ये चेक पॉइंट कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस टाइम तक मैं ये चीज खत्म कर लूं। और उसके लिए आपको वीकली प्लानर, डेली प्लानर भी बनाना पड़ेगा कि आज मेरा टास्क है, मैं इतना काम करके इसको खत्म करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। और यहां सोच लिया अगर आपने, तो आपका सिलेक्शन यार दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, बस अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बिल्कुल। एक और चीज आपके पास में है कि बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सर क्लास को भी मैनेज करना है। बिल्कुल, अशोका बैच की क्लास को सर कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा टाइम लेती है पढ़ने के लिए, तो वो एक बार क्लियर करें बच्चों को। तो सर सबसे पहले मेन चीज ये कि अगर आप किसी भी, अगर आप पढ़ रहे हो कहीं पर भी, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप अशोका बैच में एनरोल हैं, तो ध्यान रखना आपको क्लासेस जो है मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि लाइव क्लासेस अगर 2 आवर की क्लासेस होगी तो 2 आवर की क्लास 2 आवर में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन पता चला कि हम 2 आवर की क्लास जो है जब हम ऑफलाइन देखते हैं, रिकॉर्डेड अगर हम देखते हैं, तो उसको कंप्लीट करने में 4 आवर चल जाते हैं। और सर जब 4 आवर चले जाते हैं ना, तब हमारा माइंड होता है एक्टिव, क्योंकि इंजीनियर का दिमाग जो है वो सबसे एक्टिव तरीके से काम करता है। फिर वो सोचता है काम करता हूँ 1.5 क्रॉस स्पीड से मैं देख लेता हूँ। और जब 1.5 क्रॉस स्पीड से आप देखते हो ना, तो हमारे जो वर्ड से जो छोटी छोटी चीजें हम बोलते हैं ना, वो वहां पर सर स्किप हो जाती है, वो स्किप हो जाती है। और एक बहुत बड़ी चीज ये भी है सर, यस जिंदगी में जो चीज लाइव देखने का मजा है वो कहाँ है रिकॉर्डेड का, है ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच चला है कल, हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने। अब जो लाइव का मजा है, रिकॉर्डेड आज तक देखा है क्या? मजा नहीं आता, है ना। तो वो भी बहुत जरूरी है कि अगर आप बहुत अच्छे से चीजें सीखना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको लाइव अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि उससे आप क्या होता है, कनेक्शन भी बनता है आपका, आप समझ पाते हो, आपको कोई भी डाउट होता है आप हाल पूछ सकते हो सर से, ठीक है, उसको डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो। और रिकॉर्डेड में ये सुविधाएं खत्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि क्लास हमेशा लाइव ही अटेंड करें। और सर ने जैसा बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ संडे, बेटा संडे आपकी जिंदगी में है ना, ये वाला संडे नहीं है जैसा आप देख रहे हैं ना, आराम से बैठा हुआ है टीवी देख रहा है, ये वाली जिंदगी अभी आपकी नहीं है। ये होगी जब आप अपनी जो सपना है, अपना जो सपना है या जो जहां पर आप जॉब करना चाहते हो, जब वो फुलफिल हो जाएगा, जब कंपनी वाले जो है ना या फिर सरकार जो है वो आपको 3 BHK फ्लैट देगी आराम से फैमिली के साथ रहने के लिए, तब आराम से ऐसी जिंदगी आप जियोगे ना। लेकिन तब तक जो है ये लाइफ नहीं जीनी है, ये लाइफ नहीं जीनी है, आपको मेहनत करनी है। संडे को मैक्सिमम ट्राई करें कि पूरे वीक में आपने जितना पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर ले, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सर बात करें तो फाइनल टारगेट जो है वो स्टूडेंट का क्या रहना चाहिए, क्योंकि सर एसएससी जेईई के अंदर जीके भी आता है, सर रीजनिंग भी आता है, तो वो कैसे फोकस करना है? सर देखिए, एसएससी जेईई में जो आपके नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं, जैसे सुरेश सर ने बहुत बार आपको बोल भी दिया था कि यार ये एक ऐसी चीज है ना, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इसको आप 1 महीने 2 महीने में नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कोशिश क्या करनी है इसके लिए आपको कोशिश क्या करनी है कि इसको आप रेगुलरिटी में लाइए, जिंदगी के रेगुलरिटी में, ठीक है। आप बस में बैठे हैं, आप रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। रीजनिंग पढ़ोगे तो वहां पे क्या होगा कि आप इस पे ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता, चीजों को केवल समझना होता है, पढ़ना होता है। करंट अफेयर्स की सर की क्लास करते रहिए, आशुतोष सर की रेगुलर जो क्लासेस होती हैं। इसके अलावा आपकी जो पेड पे जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उस पर फोकस करके रखिए, और इसको आपको रोज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि जब पेपर आएगा सर तभी तैयार करूंगा, कभी नहीं होने वाली, ठीक है। सर आपने एकदम सही बात बोली है कि सर जीके जो है वो 1 दिन या 2 दिन में तैयार नहीं होता है, क्योंकि जीके नॉर्मली जो आता है सर वो अपन 8वीं क्लास से लेकर 10वीं 12वीं तक पढ़ते हैं, वही जीके नॉर्मली पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम टारगेट बना लो, दिन का 1 आवर जो है वो जीके पढ़ना है। जो हमने 7 आवर का टारगेट दिया था उसमें 1 आवर आपको जीके पढ़ना है कम से कम, और 1.5 आवर जो है सर रीजनिंग पढ़ना है, क्योंकि सर 50 मार्क्स का रीजनिंग आता है। हाँ, और इसमें एक कैच ये है, आपके ऊपर मैटर करता है ये चीज कि कितनी देर चाहिए, है ना।
आप अगर ये मानते हैं कि मुझे रीजनिंग नहीं आता है, मैं परेशान हूं रीजनिंग से, आप कम से कम 1.5 घंटे उसको दीजिए, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि नहीं यार मेरे को रीजनिंग आती है, मेरी अच्छी खासी बनती है, तो आप 1 घंटे मिनिमम दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि सर ने कहा है कि भाई बनती है तो इसका मतलब ये है कि अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस भी है ना, तो भी आपको कम से कम 1 घंटे रीजनिंग को रोज देना चाहिए। सर इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट जो कम से कम 3 से 4 आपको जो है अवर आपको देना है। और सर ने जैसा बोला है करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर कंप्लीट करो, क्योंकि करंट अफेयर्स कम से कम 10 से 15 मार्क्स के बीच में जो है वो वेरी करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं तो मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे फर्स्ट फेज में जिन सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप कोई सा भी एग्जाम दे दो। मैं किसी भी स्टेट जेई की बात करूं, चाहे किसी भी स्टेट एई की बात करें, चाहे आप ऐसे जेई की बात करो, ये 3 सब्जेक्ट सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके इतने बढ़िया होने चाहिए ना कि कभी कोई परेशानी इनमें हो ही नहीं। तो मशीन, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको इन 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हम बात करें सेकंड स्टेज में, तो सर यूटिलाइजेशन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। हाँ, सेकंड फेज का मतलब ये नहीं हो गया कि इस पर कम है ना फोकस करना है, ठीक है, ये मत समझ लेना। इसको भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी है जिसको आपको मशीन, नेटवर्क और पावर सिस्टम को देनी है। बट सर वहां से ये होता है ना, जैसे मशीन, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया तो पता चलेगा अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि यार 70 मार्क्स तो अब मेरे पक्के हो गए। हाँ। तो कॉन्फिडेंस वहां से बूस्ट अप आपका हो जाएगा। और जनरली ये थ्योरेटिकल होता है थोड़ा सा, तो हम है ना थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, तो इसलिए इसको बहुत सोच समझ के अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप स्टार्टिंग में बोर हो गए ना जिंदगी में किसी भी चीज से, तो फिर मजा नहीं आता है फिर। तो इसलिए पहले एक्साइटिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ें, उससे कॉन्फिडेंस लें, हमको समझ में आए कि 70% सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमारी रैंक का टाइम है, तो रैंक के लिए हमें ये सब्जेक्ट और कवर करने पड़ेंगे। तो आपको यूटिलाइजेशन, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में आजकल एनालॉग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, तो एनालॉग भी आप इसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो एनालॉग, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, अगर आप किसी भी एग्जाम में अगर फोकस कर रहे हैं, अपने स्टेट जेई को भी फोकस कर रहे हैं, ये सिलेबस कॉमन होता है। अब आप एड ऑन सिलेबस अगर हम बात करें, आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, जहां का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो एड ऑन सब्जेक्ट है वो थर्ड फेज में लेकर जाने हैं। जैसे आपका डिजिटल, कंट्रोल, सिग्नल, वो सब सब्जेक्ट को सर आगे बाद में रखना, क्योंकि उनकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है लीस्ट प्रायोरिटी का मतलब भी कि बिल्कुल ही छोड़ दोगे। रियलिटी ये है बेटा, मैं आपको यही समझा रहा हूं। मैंने अभी एसएससी के पेपर आपको बताया भी था कि एसएससी के पेपर में, हर पेपर में 2-1-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कुछ कंट्रोल सिस्टम के कंसेप्ट से बन रहे थे और कुछ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट से बन रहे थे, जबकि आपको वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में नहीं पढ़ाया जाता। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो पढ़े हैं, लीस्ट प्रायोरिटी वाले भी पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देंगे उन पेपरों में भी जिन पेपरों में आपको क्या होगा, जिन पेपरों में सिलेबस लिखा नहीं है। तो सर अगर हम बात करें रिसोर्सेज, बच्चे को इतना सारा बात तो कर ली, लेकिन क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको क्लास नोट्स को फॉलो करना है, जैसे सर ने बोला है उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। दूसरा, आपके पास में सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, डीपीपी लगाना है, वर्कबुक लगाना है, वीकली टेस्ट आपको देना है। प्लस अगर हम बात करूं क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको देनी है। और ध्यान रखना, रेफरेंस बुक पर आपको तब जाना है जब आपको लगता है कि यार ये टॉपिक थोड़ा सा मेरा वीक हो गया, अब मैं रेफरेंस बुक का जो है वो उसको फॉलो करके मैं उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं। तो ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। सबसे पहले क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज, डीपीपी, वीकली टेस्ट, वर्कबुक लगाना है, टेस्ट सीरीज आपको देनी है और फिर रेफरेंस बुक पर जाना है। अगर हम बात करें इसके बाद में बात करें तो यहां पर टेस्ट सीरीज कब से बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा डाउट होता है कि टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करनी है। तो बेटा टेस्ट सीरीज जो है जितना जल्दी से जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस कर पाओगे। और सर मैं मानता हूं कि जब आप सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो ना, उसी के साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो आपको जल्दी से जल्दी देने चाहिए, है ना। और उसके बाद जब आपका 80 से 90% सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को फुल सिलेबस टेस्ट देने की स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले भी मत दे देना, वरना बहुत बुरा लगता है, डिमोटिवेशन आता है। तो सर इतने सारे अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली स्टूडेंट को, फिर भी अगर आपके मन में और भी कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी एग्जाम को लेकर, तो आप यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप लिख सकते हैं। उसका भी डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको जो है उसके बारे में पूरा रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो सर मेरे अकॉर्डिंग अब बच्चों को थैंक यू बोलने का टाइम आ गया है। बिल्कुल सर, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में।
पढ़ते रहो, सीखते रहो, और कोई भी परेशानी हो तो PW और हम लोग आपके साथ हैं, कभी आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच।